गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जैसा भी टाइम हो आपका टाइम अच्छा होना चाहिए। माई सेल्फ युति जवाहर, कैटलाइजर इंस्टीट्यूट कोटा। मैं मिल रही हूँ आपसे नीट 2024 के पेपर के बाद केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के साथ में। प्लस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आपने अभी तक जितने शॉर्ट्स जितने वीडियोस देखे होंगे, आपने एक हेडलाइन पढ़ी होगी, पेपर यहीं से आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा, इतना पढ़ लिया तो हो ही जाएगा। मैंने इस तरह की कोई टैगलाइन अपने वन शॉट्स में यूज नहीं की थी, लेकिन अब मैं अपने वन शॉट्स लेके आई हूं दोबारा आपको ये बताने के लिए, पेपर यहीं से आया है। लगभग लगभग आप मान के चलिए 35 क्वेश्चन से ऊपर आपके कॉन्सेप्ट मान के चलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन मान के चलिए, मेरे वन शॉट से आए हैं। मैंने 26 को आपका पेपर हुआ था, 5 मई को, 26 अपना अप्रैल उसमें स्टार्ट किया था और 3 तक मैंने यहाँ पर वन शॉट्स दिए थे। पहले मैंने केवल आपके लिए ऑर्गेनिक का वन शॉट डाला था, लेकिन डिमांड आपकी ही थी, जिसके कारण मुझे फिजिकल का और इनऑर्गेनिक का इंस्टेंट वन शॉट डालना पड़ा था। और सरप्राइज की बात यह है कि उनमें से काफी क्वेश्चंस आपके बैठ गए, तो जो लोग ये वीडियो देख के गए थे उनके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट हुआ होगा। और मैंने आपको एक वर्ड और यूज किया था, मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ +4 मार्क्स की बारिश। तो ऑब्वियसली पेपर में आपको वो फील हुआ होगा +4 मार्क्स की बारिश, ये वीडियो देखने के बाद। बिना टाइम वेस्ट किए हम पेपर को एक बार एनालाइज करते हैं पूरा, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके आए थे, उनके सॉल्यूशंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट। और साथ में मैं आपको ये बताऊंगी कि वहां पर हमारे पास में किस तरह के क्वेश्चंस किस वीडियो से किस टाइम पे आएंगे। मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूं पहले। ये जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हमने यहाँ पर कोई टाइमर नहीं लगा रखा। अभी सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो भी आता है उसमें मैंने ग्रीन कलर से एक टाइमर लगा रखा है। वहां पर उस टाइम में क्या है, जो यूट्यूब पे मैंने वन शॉट डाला है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि इस टाइम पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहां पर करवाया था। आप मैच कर सकते हैं पैरेलली। जब आप मैच करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि वन शॉट्स में से डायरेक्टली कितने क्वेश्चंस जो है वो आ गए, और अगर आप देख के जाते ही आप देख के गए तो आप कितने लकी रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दे। पहली चीज तो केमिस्ट्री का पेपर इस बार थोड़ा सा कंपैरेटिवली टिपिकल बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। काफी क्वेश्चंस तो बिल्कुल डायरेक्ट आए हैं। जैसे फर्स्ट ये जो मैच द कॉलम है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी ये मेरी किसी भी वन शॉट से डायरेक्टली क्वेश्चन है, लेकिन जब मैंने ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था उसी में मैंने सेकंड लाइन में बोला था, आप सिग्मा और पाई बॉन्ड की क्वेश्चंस को या उनके ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को बिल्कुल ही हल्के में लेके मत जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और आपका पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट उसके सिग्मा और पाई बॉन्ड का आ गया था। देखिए यहाँ पर क्या बोला, मैच दी कॉलम था, तो हमारे पास कैलकुलेशन मैच दी कॉलम के क्वेश्चन एक तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अगर आपको एक में भी श्योरिटी और एक ही ऑप्शन बेस हो रहा है, तो हमारे पास क्या बोला है, नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। अगर 2 कार्बन एटम के बीच में, जैसे इथेन है, इथेन हमारे पास में क्या हुआ, ये हमारे पास में इथेन हुआ, इन दोनों के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ए का आंसर क्या हो गया हमारे पास में 1 सिग्मा बॉन्ड, ये खत्म हुआ। दूसरा हमारे पास में इथीन दिया था, यहाँ पर इथीन मतलब डबल बॉन्ड हो गया। डायरेक्ट थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, तो एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, ये हमारे पास में दूसरा ऑप्शन। पहले तो इसी से मैच दी कॉलम कंप्लीट कर लेते हैं। हम सेकंड थर्ड पे आ क्यों रहे, थर्ड पे या फोर्थ पे क्यों आ रहे हैं। यहाँ पर ए का आंसर आपका थर्ड, ए का आंसर आपका थर्ड, मतलब इन दोनों में से, मतलब और ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे। इथाइन इजी है हमारे कंपैरेटिवली, तो इथाइन में हमने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। अगर हमने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लिया, 2 पाई 1 सिग्मा, 2 पाई 1 सिग्मा, इसका मतलब डी का आंसर क्या हो गया, डी का आंसर 1, दैट मींस थर्ड आपका आंसर हो गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल जल्दी से कर सकते थे, मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से बताया, बाकी आप फटाफट भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो आपका आ जाता है यहाँ पर हेनरीज लॉ। टाइम देख लीजिए आप, यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री का जो मेरा वन शॉट था उसमें मैंने डायरेक्टली यहां रिलेशन आपको एक्सप्लेन कर रखा है। यहां पर मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पे अगर आप खोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हेनरीज लॉ करके मैंने एक टॉपिक स्टार्टिंग में कराया था, जिसके अकॉर्डिंग बताया पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का जो होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बेटा जैसे ही हम प्रेशर की बात करते हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन की इक्वल होती है, यानी कि इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट था,
अब बच्चे बोले डायरेक्ट कैसे रिलेशन, ये चीज भी मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रखी है। आप यहाँ पर देखिए इस चीज को PA इज इक्वल टू KH N2 X A। आप जब मेरा यहाँ पर वीडियो सुनेंगे तो उसमें मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर रखी है कि वहां पर सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन को हम लेके चल रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस पूछी थी, ABC की वैल्यू दे रखी थी, हमें KH की वैल्यू दे रखी थी, और यहाँ पर इसका रिलेशन यहाँ पर पूछा गया। तो एक तरह से क्या हो गया, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया सॉल्युबिलिटी। अगर हम यहीं से रिलेशन निकालें, जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी ही कम हमारे पास में क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। इस बेस पे करना था, हमारे पास में सबसे वैल्यू कम इसकी B की, मतलब इसके मतलब सॉल्युबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पर इसकी, मतलब आंसर फर्स्ट और सेकंड में से आपका एक था। फिर उसके बाद में हमारे पास में 35 है और 145 है, देन इसके बाद क्या आ जाएगा 35, सेकंड हमारे पास आंसर हो गया। डायरेक्ट आंसर था, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डायरेक्ट था। नेक्स्ट हम इसमें थर्ड क्वेश्चन पे आ जा रहे, फिजिकल केमिस्ट्री के बाद में आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और ये तो बेटा ऐसा क्वेश्चन था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने 2 क्वेश्चंस डायरेक्ट बताए थे कि यहां से आ सकते हैं, हाइड्राइड्स बताया था और पैरा और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वाला केस बताया था। दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में थे, तो एक ही स्लाइड में से मेरी 2 क्वेश्चंस डायरेक्ट बैठ गए यहाँ पर। ये टाइम आपका IUC का लिखा हुआ है, जब हमने IUC का यहाँ पर खोल रहे हैं, इनऑर्गेनिक हमारे पास में 2 शॉर्ट्स के अंदर गई थी यहाँ पर, फर्स्ट में जिसमें मैंने D ब्लॉक तक कंप्लीट किया था, सेकंड में मैंने केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया था। तो जो फर्स्ट पेज के अंदर आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं H2S, H2SE, H2TE और H2PO। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर यही हमारे पास में ऑप्शन है, पोलियम वाला हटा दिया, और साथ में क्या है इसके अंदर H2O जो है हमारे पास में आगे आगे कर रखा है, H2O क्या कर रखा है यहाँ पर आगे आगे कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वहां पर क्या है मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 इज दिस, सही स्टेटमेंट है। मोलर मास बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन H2O का हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा हो जाता है। तो हमारे पास में फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2 इज एक्सपेक्टेड टू लोअर बॉइलिंग पॉइंट, सही बात है, सबसे कम होना चाहिए, बट यहाँ पर एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा हो जाता है। तो स्टेटमेंट भी सही है और ये भी सही है, तो हमारे पास में क्या हो गया, फर्स्ट इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर वापस यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, हमें दोबारा स्लाइड भी चेंज करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, इसी स्लाइड पे से मैंने अभी बोला इनऑर्गेनिक में से 2 क्वेश्चन मेरे एक ही स्लाइड पे से आ गए थे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक के अंदर, तो इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स होते हैं, उसमें मैंने इंट्रामोलिकुलर में एक एग्जांपल आपको बता के भेजा था, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल के बना लूं, NO2 ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर OH है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर इंटर की जगह इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है आपका इंट्रा का एग्जांपल है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी, पैरा में नहीं होती, यहाँ पर मेटा पे नहीं होती, और HF में तो वैसे भी इंटर होती है। तो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया। ये भी आपका डायरेक्ट स्लाइड से डायरेक्ट क्वेश्चन था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 2 क्वेश्चंस डायरेक्ट जो आपकी एक ही स्लाइड में से आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स, एक बोनस मैंने डाला था, बोनस का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैंने पढ़ाई तो कुछ बच्चों की डिमांड्स आई, मैम फिजिकल केमिस्ट्री प्लीज आप फिजिकल प्रॉपर्टीज आप करा दीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज जब मैंने कराया तो बोला था एक क्वेश्चन आपका पेपर में इससे आ सकता है, या तो बॉइलिंग पॉइंट पे या फिर सॉल्युबिलिटी पे। मैंने दोनों कॉन्सेप्ट क्लियरली बता दिए थे, वहां क्लियरली यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ब्रांचिंग के इनवर्सली। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक पेंटेन्स यहाँ पर बोला एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, रियोपेंटेन। एन पेंटेन मतलब क्या हो गया, हमारे पास 5 कार्बन, सिंपल। आइसोपेंटेन इसका मतलब यहाँ पर ब्रांचिंग हो गई, नियोपेंटेन इसका मतलब यहाँ पर ब्रांचिंग और ज्यादा बढ़ गई, ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर कम होता जाएगा। तो ऑर्डर तो सही था, ब्रांचिंग इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल का शेप हमारे पास स्फेरिकल होता जाता है, एरिया सरफेस एरिया सेम पॉइंट, वीक मॉलिक्यूलर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है फर्स्ट और सेकंड। तो ये हमारे पास में डायरेक्ट रीजनिंग बोनस क्वेश्चन में मैंने बोला था अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपका सही में बोनस क्वेश्चन होगा, ये सीधा टिक करने वाला क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट हमारे पास में आता है यहाँ पर
SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट किसमें होगी। अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पे आ जाते हैं, लेकिन SN1 और SN2 का ऑर्डर बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है क्योंकि हमारे पास 12th के अंदर भी है, कोर्स के अंदर। तो SN1 और SN2 ये हमारे पास ऑर्डर दोनों ही हमने यहां पर पढ़ रखे हैं। तो जब हम SN1 और SN2 का ऑर्डर पढ़ते हैं तो हमें पता है SN1 में कार्बोकैटायन बनता है और ऑर्डर जो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किससे देखते हैं, ये मैंने जब आपको इंडक्टिव, रेजोनेटिव और मीजोमेरिक का ब्रीफ दिया था उसमें इसी वीडियो में बता रखा है। रिएक्शन मैकेनिज्म में यहां पर हमें ऑर्डर पहचानना है, तो इसमें मैंने कॉन्सेप्ट यहां सीधा यहीं पर लिख रखा है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये हमने स्टार मार्क लगाया था मैंने कि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है ऑर्डर बेस्ड। तो ये आप देख सकते हैं स्टार मार्क 3 to 1 हमारे पास में ऑर्डर। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैंने इससे पहले निकालनी सिखाई थी, थोड़ा सा आप आगे वीडियो में आगे पीछे घुमा के देख सकते हैं। जल्दी से देखते हैं, यहां से अगर तोड़ेंगे तो ये क्या हो गया हमारे पास में 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हुआ। अगर यहां से तोड़ रहे हैं तो 2 डिग्री एल्काइल हुआ। यहां पर ये तो बिल्कुल अनस्टेबल कंडीशन है, डबल बॉन्ड के साथ आ रहा है और यहाँ पॉजिटिव। अब देखो यहां से रेजोनेंस भी हो रहा है, इंडक्टिव भी हो रहा है, दोनों चीजें लग रही है। इसका मतलब यहाँ पर कार्बोकैटायन क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब SN1 की तरफ रिएक्टिविटी जो होगी सबसे ज्यादा किसकी होगी, 4th की होगी। खत्म क्वेश्चन। अगर आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आती थी डायरेक्टली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास में, ये भी सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैंने बता रखी है। सेकंड जो ऑर्गेनिक का वीडियो था जिसमें हमने चैप्टर से स्टार्ट किए थे, उसके अंदर हमने लुकास रिएजेंट जब पढ़ा था, तो लुकास रिएजेंट वापस मैंने बोला था अल्कोहल से लुकास रिएजेंट की जो रिएक्शन है वो एक स्टार मार्क क्वेश्चन होता है हमारे पास में, जिसपे से क्वेश्चन जनरली आ जाता है, या तो डिफरेंस बेस आ जाता है या इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेस आ जाता है। लुकास रिएजेंट से जब हम रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल की तो ऑर्डर जो चलता है वो वापस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, या कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। सेम क्वेश्चन था यहाँ पर, लुकास रिएजेंट की रिएक्टिविटी पूछी थी यहाँ पर। जब OH यहां से निकला पॉजिटिव यहाँ आया, OH यहां से निकला यहाँ पर 1 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 2 डिग्री बन रहा है। अगर हम वापस यहाँ पर OH निकाल रहे हैं अगेन 1 डिग्री बन रहा है। और ये तो बिना सोचे समझे सीधा कर सकते थे, कोई शिफ्टिंग नहीं कुछ नहीं, सीधा 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब 4th जो हो गया यहाँ पर आंसर हो गया। ये हमने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बिल्कुल एक्सप्लेन कर रखा था, सीधा सीधा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट मैंने सारे बता रहे थे आपको सिर्फ पेपर में अप्लाई करना था और किस तरह से करना है वो भी समझाया था मैंने वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हमारे पास में 1 ग्राम फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया आपका। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम नहीं था पेपर में या कम था तो बाद में भी अटेंड कर सकते थे। एक बार पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को फटाफट। क्या बोल रहा है, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH when react with treated with HCl। ये हमारे पास में बोला द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड, मतलब ये कितना अनरिएक्टेड रहा ये पूछा था। मतलब ये आपका एक तो स्टाइकोमेट्री बेस, लिमिटिंग रिएजेंट बेस, प्लस यहाँ पर मोलरिटी का कॉन्सेप्ट भी, 3 कॉन्सेप्ट मिला दिए थे। अगर आपकी तीनों चीजें स्ट्रॉन्ग है तो आप ये क्वेश्चन कर पाए होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं HCl, हमें दे रखी है मोलरिटी, अगर हम इसके मोल निकाल ले तो मोल बाय वॉल्यूम इनटू 1000, ये हमारे पास में यहाँ इसके मोल निकाल सकते हैं। एक बार के लिए हम लेते हैं यहाँ 0.75 इज इक्वल टू, यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है 25 इंटू 1000 और यहाँ पर वैल्यू हमारे पास इसके मोल की आ जाएगी। ये हम सॉल्व कर लें तो लगभग ये हमारे पास में आता है 0.0187 कुछ करके आता है इसकी वैल्यू। अब NaOH के मोल कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है 40, 1/40 सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मास क्या हो गया 40 हो गया, 40 हो गया तो ये क्या हो गया 0.025। अब इन दोनों में हमारे पास में क्या है, कौन सा खत्म हो जाएगा, ये वैल्यू है हमारे पास में। अब बोला इसके साथ में मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड, इसका मतलब ये Lr तो नहीं था, Lr तो यही था, मतलब ये पूरा खत्म होगा। हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो भी रिमेनिंग मोल्स होंगे वो आ जाएंगे। और रिमेनिंग मोल्स के बाद में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालना था, उसे 40 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी -0.0187, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, हमें ग्राम में आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये आता है आपका 250 mg जो होगा वो कैलकुलेट करने पे आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, अगर आपसे नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन में आप इतना ज्यादा परेशान न हो।
नेक्स्ट हमारे पास में आ जाते हैं, ये डायरेक्ट वापस आपका क्वेश्चन जो आ गया आईपी, जो मैंने ट्रेंड बेस बोला था, मैंने इस बार बोल के भेजा था, पीरियोडिसिटी है ट्रेंड बेस से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। पीरियोडिक से आपके ट्रेंड बेस सीधे 2 क्वेश्चन आ गए, एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन था, एक आपका आईपी का क्वेश्चन था, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। नाइट्रोजन हमें पता है हाफ फील्ड की वजह से सबसे ज्यादा, अलोंग द पीरियड मैंने बता रखा है यहाँ पर, अलोंग द पीरियड क्या होता है, यहाँ पर आईपी जो होता है वो इंक्रीज होता है, साफ मेंशन कर रखा है। और साथ में एक कॉन्सेप्ट और बताया था, बेरिलियम जो होता है वो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या होता है, आगे आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास में ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो वेरिएशन था वो ये था, ये हमने यहाँ पर पूरा पूरा एक्सप्लेन कर रखी है चीजें इसको वीडियो में। नेक्स्ट हमारे पास में इनऑर्गेनिक के बाद में वापस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बेटा देखो 3 क्वेश्चन आ गए। जब मैंने बोला था इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपोकंजुगेशन पढ़ाई थी, तो मैंने बोला था आपको कि 2 क्वेश्चन आपके इसमें से पेपर में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, या तो कार्बोकेटाइन एनायन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, या फिर दूसरा क्वेश्चन जो आपका होता है एसिडिक और बेसिक। कोइंसिडेंटली इस बार एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन पेपर में नहीं था, लेकिन कार्बोकेटाइन पे कुछ ज्यादा ही फोकस कर दिया। एक तो ये जरूर हुआ है केमिस्ट्री के पेपर में कि सेम पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस 2 से 3 आ गए। जैसे कार्बोकेटाइन पे अगर आपका अच्छा कमांड है तो आप 2 से 3 क्वेश्चन आराम से अटेंड कर सकते थे। ऐसे आगे हम काइनेटिक्स के क्वेश्चन देखेंगे भी, एक्टिवेशन एनर्जी पे 3 क्वेश्चंस आपका आ गए, एक थ्योरी बेस, एक ग्राफ बेस, एक न्यूमेरिकल। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए ही क्वेश्चन सेट कर दिए, पूरा पूरा चैप्टर तक कवर नहीं किया। जैसे लाइक आयनिक इक्विलिब्रियम से एक भी क्वेश्चन नहीं डाला आपका, तो वो एक थोड़ा गलत हो गया जिन बच्चों ने आयनिक इक्विलिब्रियम पे मेहनत करी थी। देखिए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पूछा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन आप बेटा इंडक्टिव से भी देख सकते हैं और हाइपोकंजुगेशन, क्योंकि रेजोनेंस तो यहाँ पर लग नहीं रहा। अगर हम इंडक्टिव देखें तो कार्बन कार्बन के लगभग सेम है, तो हम पहले हाइपोकंजुगेशन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 H, यहाँ पर 2 H, इसका मतलब 3 हाइपोकंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ अगर कार्बोकेटाइन 3 2 5, तो इसका मतलब 5 हाइपोकंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। यहां से अगर देखते हैं तो एक ही H डायरेक्ट लिए, तो इसे तो बिल्कुल ही छोड़ दो। अगर इस कार्बोकेटाइन से देखते हैं तो 3 ही हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन आपके ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 3 4 5 6 7 हाइपोकंजुगेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहे। जितना ज्यादा हाइपरकंजुगेशन, देखो साफ साफ लिखा हुआ है पॉइंट, एग्जाम्पल के साथ बताई हुई चीजें ही है, नंबर ऑफ हाइपोकंजुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा हाइपोकंजुगेशन उतना ही ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो हमारा आंसर सीधा का सीधा क्या हो गया, यहाँ पर 4th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं जो काइनेटिक्स की बात कर रही थी फिजिकल केमिस्ट्री से आपका, देखिए इस बार क्या हो रहा है, एक तो फिजिकल केमिस्ट्री से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आपको है ना जो एक बच्चों का होता है ना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करे, थ्योरी पे ध्यान नहीं दे, तो आप अगर आगे पेपर देने वाले हैं, जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, बिल्कुल भी डिमोरलाइज ना हो। पहले तो ऐसा कोई बात नहीं है, नीट के बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल पेपर देते हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 साल इस साल दिया है, हो सकता है कुछ लैक रह गया हो सकता है आपको अच्छी गाइडेंस नहीं बनी हो, किसी भी रीजन की वजह से आपकी तबीयत खराब रही हो, उस लेवल पे प्रिपरेशन नहीं हो पाई हो, तो ऐसा नहीं है कि यही दी एंड है। या तो आपका अगर डॉक्टर बनने का सपना है तो आप पूरी तरीके से उसमें जुट के दोबारा 1 साल अच्छे से मेहनत करिए। आपके टीचर्स, पेरेंट्स और आपको खुद को उस चीज में पूरी तरीके से 100% लगना पड़ेगा, तो आराम से आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। आप देखिए ना, मैंने मुश्किल से 7 दिन के अंदर कितना निचोड़ करके पैकेट में बंद करके आपको दिया था। अगर इस तरीके से आप तरीके से पढ़ रखे होते, स्मार्ट स्टडी करिए, तो डेफिनेटली आपका इस साल नहीं भी हो रहा तो नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड, वन नोज द वैल्यू ऑफ। एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह से निकाली जा सकती है, रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू, स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी वेरी करती है K1 K2 और T1 T2 के साथ। हमारे पास एक रिलेशन है यहाँ पर log K2 अपॉन यहाँ पर K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T1 T2 T2 माइनस T1। आर्हेनियस इक्वेशन से जो डिराइव किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन, कॉलिजन थ्योरी का पॉइंट है, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। बिल्कुल साहब, मैंने बिल्कुल डब्बा बना के आपको एक्सप्लेन किया है। ये देखिए यहाँ K2 K1 T1 T2 के साथ में किस तरीके से ये वेरी करता है, तो ये भी आप सीधा टिक मार के जा सकते थे अगर आप एक बार भी इसके को गो थ्रू करके गए थे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक का,
ये क्वेश्चन मेंस के अंदर भी आया था। अगर जो बच्चे जनवरी अटेम्प्ट के मेंस के पेपर की प्रैक्टिस करके गए थे उन लोगों के लिए तो सीधा टिक मारने वाला क्वेश्चन था ये। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये क्या है? वैसे तो अमाइंस में मान लो या एरोमेटिक में मान लो, लेकिन जब मैंने एरोमेटिक में ESR पढ़ाया था तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मैंने मैकेनिज्म बताया था तो एक कंडीशन बताई थी स्पेसिफिकली, एनिलीन जो होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहां मैंने गोला मारा था पढ़ाते टाइम, जहां तक मुझे याद है जी मैंने मारा था गोला यहाँ पर। एनिलीन जो होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन, ये जो होता है ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन शो नहीं करता। विथ रीजन मैंने एक्सप्लेन किया था, पर यहाँ पर वो रीजन नहीं पूछा गया। दूसरा स्टेटमेंट अलग था, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस। ये आप मेरा सेकंड इसी में ऑर्गेनिक में वीडियो देखेंगे, मैंने यहाँ टाइम मेंशन केवल एक चीज का कर दिया। दूसरा जो वीडियो देखेंगे अमाइस चैप्टर जिसमें कराया, उसमें गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस करके एक नेम रिएक्शन करवाइए। उसके अंदर क्या है, केवल हमारे पास में RNH2 मतलब प्राइमरी अमाइन जो होता है वो लिबरेट होता है, वहां एरोमेटिक अमाइन जो होता है वो लिबरेट नहीं हो पाता। इसका मतलब ये प्रिपेयर नहीं हो सकता। फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका सही है, सेकंड भी सही है, कोई रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, दोनों अपने अपने आप में एक एक स्टेटमेंट थे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है वापस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल सीधा का सीधा याद है। अगर वीडियो के साथ याद किया हो, इनऑर्गेनिक के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैंने एक ट्रिक बता के भेजा था, फोन कॉल कल से फिर बंद साइलेंट अलाउ। ये रहा फोन कॉल कल से फिर बंद साइलेंट अलाउ, सारे ऑप्शन यही है। फोन तो ये रहा पूरा का पूरा, उसके अलावा बच क्या रहे, फोन तो यही रहा, कार्बन और सिलिकॉन बच रहे। आपका कार्बन और सिलिकॉन भी यहाँ पर ये रहा, कार्बन और सिलिकॉन हमारे पास में ये रहा, तो ये हमारे पास में सीधा का सीधा टिक मारने वाला ऑप्शन था। सीधा ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन यहां से उठ के पेपर में छप गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके दो न्यूमेरिकल्स आए, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का आया था फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे से, दूसरा हमारे पास में उसी के साथ एक इक्वेशन पढ़ते हैं Q = NF। मैं बोल रहा हूँ एक ही टॉपिक से क्वेश्चन उठाए, ये नहीं कि दो अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन उठा ले, ये एक ही टॉपिक के क्वेश्चन थे। यहां देखिए मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किया था, पहले सबसे पहले इसी को बता देती हूँ। मैंने कैल्शियम का डीकंपोजिशन आपको समझाया था, 2 इलेक्ट्रॉन से 0 हो रहे तो Q की वैल्यू NF होती है, यहाँ पर क्या होती है 2F होती है। यहाँ क्या दे दिया कैल्शियम के लिए, क्या दे दिया Ca से Ca+2 हमें दिया था, मैंने 0 से +2 इतना तो पढ़ा ही रखा था आपको कि 2F होती है इसकी वैल्यू। यहाँ पर Q = क्या आता है, यहाँ पर NF आता है। अगर हमारे पास में NF आ रहा है, लेकिन ये किसके लिए बताया था, 1 मोल के लिए। यहां देखिए मैंने स्पेसिफाई कर रखा है इसके अंदर 1 मोल। अगर 1 मोल के लिए बताया था तो 1 मोल के लिए हमारे पास में कितना आ रहा है 2F आ रहा है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ 1.5 के लिए कितना होगा 2/1 × 1.5, ये हो जाएगा हमारे पास में। तो इसका क्या है हमारे पास में, C का जो हमारे पास में है वो 3F हो जाएगा। ये तो जो मैंने एग्जांपल सॉल्व किया था मैंने उसी का सीधा टिक बता दिया। अब H2O है और O2 है, -2 से 0, इसका मतलब 2 का डिफरेंस मतलब 2F जाएगा सेकंड। मतलब हम दो ऑप्शन से मिलाने की कोशिश करें, पहले तो C का आंसर 1 और फर्स्ट का आंसर सेकंड, बाकी हम सॉल्व ही क्यों करें, क्वेश्चन तो हमारा यही सॉल्व हो गया। फर्स्ट हमारे पास इसमें ऑप्शन हो गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन रट्टा के भेजा था, बिल्कुल आइसोमेरिज्म के ट्रिक बता के भेजे थे साहब। यहाँ पर क्या है हमारे पास में आइसोमेरिज्म जो कोऑर्डिनेशन में देख रहे हैं H2O6Cl3, अगर थोड़ा सा जूम करके या वीडियो खोल के टाइमर के साथ में देखेंगे आपको दिख जाएगा। मेरे एक ऑप्शन से वैसे तो आपका सॉल्व था क्वेश्चन, यहाँ पर H2O6 ये क्या था हमारे पास में हाइड्रेट आइसोमेरिज्म था, यहाँ एग्जांपल में लिखा था सामने हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तो ये क्या है सॉल्वेट ही बोलते हैं इसको, तो ये क्या हो गया सॉल्वेट हो गया। मतलब डी का आंसर तो क्या हो गया हमारा 1 हो गया। ये तो हमने डायरेक्ट बोला डी का आंसर 1, मतलब फर्स्ट और फोर्थ में से आंसर है। अब देखो एक कंडीशन बताई थी लिंकेज के अंदर, मैंने एक वर्ड लिख रखा है यहाँ एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे हमने देखा एम्बिडेंटेड क्या है, केवल एक ही ऑप्शन में था एम्बिडेंटेड, ए का आंसर क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा ONO, ये अपना डोनर एटम बदल लेगा, तो ए का आंसर क्या हो गया सेकंड हो गया, ए का आंसर सेकंड और डी का आंसर फर्स्ट। मैं क्यों सॉल्व करूं, नहीं जरूरत है अभी, तो दो ऑप्शन और बच रहे हैं, यहाँ पर दो में चेंजेस है। तो यहाँ नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, ये देखो 2 काउंटर आयन, इसकी कंडीशन भी बताई थी। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाएंगे तो आपको दिख जाएगा। कोऑर्डिनेशन में मैंने एक कंडीशन बताई थी, 2 सेंट्रल एटम है और 2 लिगेंड है, तो सेंट्रल एटम बदल जाते हैं,
तो ये क्या हो गया, सीधा सीधा कोऑर्डिनेशन हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, सीधा 1 हो गया। ये हमने यहाँ पर आगे नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, वो आगे आप थोड़ा सा वीडियो बढ़ाएंगे तो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सदाबहार क्वेश्चन, कभी होता ही नहीं है कि इनसे क्वेश्चन ना आए। बॉन्डिंग में शेप ज्योमेट्री बार बार बोल के भेजा था, 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 1 क्वेश्चन भी हो सकता है, पर डेफिनेटली 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मिड लाइन आप वीडियो में जाके सुनना, मैंने 100% वर्ड यूज किया है जब टॉपिक बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए NH3 ये रहा आपके पास में, थोड़ा वीडियो आगे बढ़ाएंगे तो आपको मैंने शेप भी लिख रखी है इसकी, HCF4 एक ऑप्शन ये रहा, दूसरा ऑप्शन ये रहा, थोड़ा और वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर मैंने BRF3 भी बना रखा है, तो ऐसे इस तरीके से मैंने ये चीजें बना रखी है। NH3 क्या हो गया हमारे पास में, ए जो है हमारे पास में फर्स्ट ही हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल, 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, HCF पेयर 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, HCF4 बना रखा है उधर सामने मैंने, इसलिए मैं इधर इन चीजों पे काम नहीं कर रही हूँ, ये चीज मैंने इधर बना रखी है। तो ये क्या हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया। SF6 रट्टावार सबका ऑक्टाहेड्रल फेवरेट होता है बच्चों का, तो डी का आंसर क्या हो गया हमारे पास में, 3rd हो गया। तो सीधा ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास में, 1st। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर मैंने बोला एक्टिवेशन एनर्जी से 3 क्वेश्चन, ग्राफ बना रखा है मैंने सीधा का सीधा। अभी जो रिलेशन बताया था आपको एक्टिवेशन एनर्जी का T1 T2 K1 K2 के साथ में, ये ग्राफ मैंने आपको यहाँ पर स्लोप का बता रखा है, log K और 1/t, यहाँ पर सीधा का सीधा ln K और 1/t के बीच में ग्राफ है, सीधा टिक मार के आना था बेटा, कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट, अब ये एक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैं बताती हूँ आपको, मैंने नहीं आपको पढ़ा के भेजा, मैंने वन शॉट में इसे कवर नहीं किया था, क्योंकि जनरली एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो याद करने के फॉर्मूला बेस होते हैं, इसलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1, हीलियम आयन के लिए कितना दे रखा है, -x दे रखी है हमारे पास में हीलियम आयन के लिए, और एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फॉर्मूला है RH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Z²/n² के, ये हमारे पास में रिलेशन होता है। अब इसमें क्या है, दूसरा हमारे पास में क्या दे दिया साथ में, Be3+ के लिए इसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, ये बोला, ये भी डायरेक्टली उसी की होगी, सेम कंडीशन Z²/n², कॉन्सेप्ट तो सेम है। अब क्या है, Z² हीलियम के लिए क्या हो गया 2⁻², और ग्राउंड स्टेट दे रखा है मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब हमारे पास में 4:1 जब है तो एनर्जी कितना है -x है, ये कंडीशन हुई। अब यहां पर अगर हम इसको पुट कर देते हैं तो Z² हमारे पास बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम, तो ये क्या हो गया 4² और ग्राउंड स्टेट यहाँ पर 2² दे रखा है, तो ये भी क्या आ गया हमारे पास में 4:1 ही आएगा। अगर ये सेम आ रहा है इसका मतलब इनकी एनर्जी भी सेम होगी, तो सीधा सीधा क्या हो गया -x इसका आंसर हो गया। बहुत ज्यादा टफ या ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, इजीली कर सकते थे। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। एंट्रोपी, एंट्रोपी के पॉइंट्स मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में थ्योरेटिकली बताए थे, यहाँ कहीं पर लिखे हुए नहीं होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा के देखेंगे तो मैंने 2nd लॉ में और 3rd लॉ में आपको एक बात बताई थी, अ लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर, अगर फेज ट्रांजेक्शन हो रहा है मतलब एंट्रोपी चेंज होगा। क्वेश्चन में यही पूछा था एंट्रोपी कहाँ इंक्रीज होगा, हाँ भाई फर्स्ट में तो 100% होगा। डीकंपोजिशन रिएक्शन से Cl2 है, ब्रेक डाउन हो रहा है Cl में, इन दोनों के अंदर भी हमारे पास में होगा। टेम्परेचर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड दे दिया, तो 3rd लॉ तो बोल ही ये रहा था किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एंट्रोपी होता है वो 0 होता है, इसका मतलब वो चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए था, यहाँ A, C और D होना चाहिए था, ये हमारे पास में आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में कितना हल्का क्वेश्चन दिया, पर किस्मत अच्छी, ये आपकी स्कोरिंग क्वेश्चंस थे। रिडॉक्स में मैंने आपको बोला था अगर आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी होती है तो आप पे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। ये सीधा जैसे मैंने एग्जांपल बताया, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ ZnSO4 Cu बना रहा है। यहाँ पर देखें विच इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन, +2 से 0 रिडक्शन। ऐसे एग्जांपल आपको चेक करने मैंने सिखाए थे, बाकी 3 एग्जांपल, हर एग्जांपल तो शूट में लेना वन शॉट में पॉसिबल नहीं था, बाकी आप खुद भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पर Ki का निकाल लो तो चेंज करेगा, यहाँ पर क्या है माइनस हमारे पास में 3 6 + 5 आएगा, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ I का वेरी करेगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ पर H2 है, ये 0 है, ये 0 है, ये -1 है, ये +1 है, ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में चला जाएगा, ये +2 है, यहाँ बेरियम भी +2 है,
यहाँ सोडियम सल्फेट है, यहाँ पर +1 आ रहा है, इधर भी +1 आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रहा और रिडक्शन भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमारे पास में चेप, ये वापस एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन। अब वापस मैं बताऊं आपको, क्वांटम नंबर मैंने पढ़ाया नहीं, एक ब्रीफ दिया था, पढ़ाते पढ़ाते मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फटाफट से बता दिया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्या होता है, लेकिन मेरे को एग्जैक्टली टाइम याद नहीं, मुझे खुद को अपने वन शॉट पूरी देखने पड़ेंगे, इसलिए वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि एन जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो क्या बताता है, आउटर मोस्ट शेल बताता है, इसका मतलब वो क्या बता रहा है, साइज ऑफ ऑर्बिटल बता रहा है। एल जो होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है आपका। अगर हमारे पास में साइज अगर हमारे पास निकल गया, सबसे पहले डी का आंसर हमारे पास में सेकंड, डी का आंसर सेकंड ए के ऑप्शन में था, मैं दूसरे चेक क्यों करूं, इतना टाइम ही नहीं मेरे पास पेपर में। ये एक मैग्नेटिक नेचर का जो आपका क्वेश्चन था, मैं आपको बार बार बोल रही थी, डी ब्लॉक हो या कोऑर्डिनेशन हो, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, कलर्ड या कलरलेस, इन तीनों चारों में से एक क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे ही होंगे। ये मैंने आपको बार बार बोल के भेजा था कि इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन बिल्कुल भी हल्के में मत ले, और मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस आपको इसीलिए कराई थी क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में वो यूज हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर Sc3 + Zn+2 Ti+4 और Sc3+, इस तरह के आयंस के मैंने यहाँ पर देखो, Ti+ तो यही रहा, Sc3+, देखो दो ऑप्शन तो यही रहे, +4 है, +3 लिया था मैंने, कोई बात नहीं, तो यहाँ Fe2+, एक ऑप्शन और मिल गया बेटा, तीन ऑप्शन तो मेरे एक हल्के से एग्जांपल सी सेट थे यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग हमारे पास में सेम किसका है, साइंस टीचर मतलब 3d2 4s2, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं आपके पास में, फर्स्ट 1 बच रहा है, Mn+2 में कितने बच रहे हैं 3d5 4s2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। स्कैंडियम में क्या होता है 3d1 4s2, इसका मतलब यहाँ पर कितने हो रहे हैं 0 हो रहे हैं। और हमारे पास में क्या है, इधर Cr+2 एक्सेप्शन होता है, 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2 निकले तो यहाँ क्या हो गया 3d4 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं Fe2+ की यहाँ पर, तो क्या होता है 3d6 4s2 होता है, अगर हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो क्या बच रहा है, यहाँ अनपेड कितने बच रहे हैं 1 2 पेयर, बाकी 4 अनपेड, 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर, मतलब बी और डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सेम आएगी, √n+2 की जो वैल्यू है आपके सामने सेम आएगी, बी खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम आते हैं यहाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम, ये जब मोल स्टार्ट किया तो मैंने आपको एक चीज मेंशन करी थी, वहां पर नीट के अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न है आपका जो बहुत ज्यादा रिपीट होता है, हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है ये, लेकिन फिर भी मैंने आपको प्रैक्टिस करा के इसीलिए भेजा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, पैटर्न सेम है, क्वेश्चन सेम नहीं है, मैं बोलूंगी आपको कि किस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकाले जाते हैं। यहाँ पर क्या पूछा, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स बोला, 4 मोल दे रखे हैं तो सीधा 4Na कर दिया, क्या फॉर्मूला है, मोल = x/Na, 4 म्यू दे रखा है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए 4/1, दैट इज 1 एटम ही हो गया, ये तो म्यू कन्वर्जन है। अगर ग्राम दे रखा है तो मतलब 4/4 × Na, ये हमारे पास हो गया, और 2.27 STP पर दे रखा है तो मतलब 22.7, सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमें सीधे ही दिख रही है, हमें सॉल्व ही करने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन 4 मोल हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग -2, अब देखिए यहाँ पर भी मैंने टाइमर नहीं लगा रखा, लेकिन जब मैंने आपको पीरियडिसिटी पढ़ा रही थी ट्रेंड्स, तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि पी ब्लॉक की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर रखा है, वहां पर मेरे को लिखा हुआ नहीं मिलेगा, या फिर मैंने थ्योरेटिकल बोल रखा है, मैंने स्टेटमेंट तो लिख रखा है, वो देखना पड़ेगा एक बार, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनमें से किसका नहीं है। तो पी ब्लॉक की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वहां पर, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसकी टेंडेंसी कम हो जाती है, और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी तो बिल्कुल 0 हो जाती है, क्योंकि वो मेटेलिक होते जाते हैं, तो जितना नीचे जाएंगे उतनी ही ज्यादा उसकी वैल्यू जो होती है माइनस वाली कम होती जाती है। तो आंसर क्या हो गया आपका, पोलियम हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। ये भी डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, मैंने बता के भेजा था आपको, क्योंकि ये क्या 2 ही टॉपिक है डी ब्लॉक में ऐसे इलेक्ट्रोपोटेंशियल वाले, और ये आपके डी ब्लॉक में इनऑर्गेनिक का जो हमारा था फर्स्ट वाला,
वन शॉट द, उसके अंदर लास्ट में बता रखा था, यहाँ देख रहे हैं mn3+2+ से ये वैल्यूज जो होते हैं वो वेरी क्यों करती है। सेम क्वेश्चन देखिए, mn3+ से 2+, ये दे रखा है यहाँ mn3+ से 2+ की वैल्यू जो होती है वो रेस्पेक्टिवली मोर पॉजिटिव क्यों होती है। अब देखिए मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 4s2 ये है। अगर हम +2 निकाल रहे हैं मतलब 5 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास में +3 है, इसका मतलब क्या बच रहा है, 3d4 बच रहा है। 3d4 से 3d5 में जाने की वजह से क्या होता है, ऐसा होता है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास में जी, 4 to 5 कॉन्फ़िगरेशन, खत्म क्वेश्चन। ये टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन था सीधा आपका, आपको याद होगा। सीधा सीधा ग्लूकोज जो होता है एससीएन के साथ रिएक्शन कर देता है, एनएआर कर देता है, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसका वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर देता है, तो एससीएन। और ये तो इसके एग्जांपल से क्या पूछा क्या था, विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ हमारे पास में क्या है, टॉलेंस रिएजेंट दे देगा, स्किप्स रिएजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं देगा, NaCO3 के साथ में ये रिएक्शन नहीं देगा। तो ये सीधी सीधी सी यहाँ पर क्वेश्चन था, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन था आपका वो। बायोमोलिक्यूल बायो के बच्चों का वैसे भी अच्छा होगा। अब ये क्या है हमारे पास में, ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन आ गए। मैंने क्या बोला था आपको, जब आप मेरा फर्स्ट प्रोफाइल वाला पेज खोलिएगा, जब मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट करी थी तो उसमें मैंने GOC2 के आगे क्वेश्चन नंबर लिखा रखे, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, एग्जैक्टली क्वेश्चन 4 से 5 आए हैं वहां पर। यहाँ पर देखिए, एक तो मैंने हाइड्रेशन के 3 केस पढ़ाए थे, H2O का एसिडिक मीडियम में, मरकरी का, और B2S6 के साथ। यहाँ पर हमारे पास में क्या, ये रहा BS3। हमें क्या करना है, एक तो एल्कीन दिया है और एल्डिहाइड पे पहुंचना है। एल्डिहाइड पे कैसे पहुंच सकते हैं, एक बार नजर डाल लिया हमने, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट दे रखे साथ में। इसका मतलब टर्मिनल पे क्या होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर OH आके अटैक करना चाहिए, ये केस है। अगर यहाँ पर OH कब कर सकता है, थर्ड वाले केस में मैंने बता रखा है, एंटी मार्कोनिक्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर OH अटैक कर सकता है। अभी देखिए हमने जैसे यहां से शुरू किया था, तो OH मैंने यहाँ पर टर्मिनल पे ये अटैक करके बताया, तो ये हमारे पास में जो है OH यहां पर अटैक कर सकता है। तो ये तो हमारे पास में प्राइमरी अल्कोहल बन गया। जैसे ही प्राइमरी अल्कोहल बना, फर्स्ट ऑप्शन हटा दिया हमने, फोर्थ भी हटा दिया। इन दोनों में से तो कैसे भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में तो सेकेंडरी पे बनेगा। अब इन दोनों में, एक में PCC एल्कलाइन केमिनोफोर, अगर एल्कलाइन केमिनोफोर है इसका मतलब वो पूरा ऑक्सीडाइज कर देगा, या COH आना चाहिए। तो हमारे पास में आंसर क्या हो गया इसका, PCC, जो कि प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ये इसी की नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने ओजोनोलाइसिस में बता रखा है कि PCC की प्रेजेंस के अंदर ये कन्वर्जन हो जाता है। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम KP एंड KC आर नॉट इक्वल। KP एंड KC आर नॉट इक्वल मतलब रिलेशन हमारे पास में क्या है, KP की जो वैल्यू होगी वो KC के इक्वल हमारे पास में नहीं है। कब हो सकता है ऐसा, जब डेल्टा NG की वैल्यू जो हो वो, रिलेशन देख लो, KP इज इक्वल टू KC RT डेल्टा N। डेल्टा N मैंने यहाँ पर चिल्ला के बताया था, ग्रीन पेन से स्पेसिफिकली यहाँ लिख रखा है X+5 - A+B, मतलब स्टाइक्योमेट्री जिसकी हमारे पास में सेम नहीं हो। यहाँ पर क्या है हमारे पास में 2 और 1, इसी की नहीं है, ये क्या हो गया 2 - 1, आंसर तो यही होगा। ये क्या है 2, ये भी 2, 0, यहाँ पर 2, ये भी 2, 0, यहाँ पर 2, ये भी स्टाइक्योमेट्री 2, माइनस करते जाओ 0। तो सीधा आंसर क्या था हमारे पास फर्स्ट। कितना इजी क्वेश्चन था। द कंपाउंड IUPAC, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया वापस टाइमर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको ये पढ़ा के नहीं भेजा था। IUPAC मैंने पूरा का पूरा आपको फॉर्मेट समझा के भेजा है पूरा, और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मतलब मैंने अपने टाइमर 35 क्वेश्चन में लगा रखे, लेकिन फिर भी आप अगर वीडियोस में थोड़ा डीप में जाके देखेंगे तो 5 क्वेश्चन और निकल के आ जाएंगे, जिसके कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बता रखे। मतलब अगर 45 में से 40 क्वेश्चन आपके वन शॉट, वो भी लास्ट के केवल 7-8 दिन के अंदर बनाए हुए, उसमें से आ गए, तो क्या चाहिए था आपको और। देखें, C6H12 टर्शियरी कार्बन मतलब एल्केन। पहली चीज तो फॉर्मूला में पता है, CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला है। और क्या बोला, 2 टर्शियरी कार्बन होने चाहिए, 2 टर्शियरी कार्बन और 6 कार्बन। टर्शियरी मतलब ये 2 कंडीशन हो गई, 2 टर्शियरी कार्बन 6 कार्बन, ये सेट कर दिया हमने। अब इसमें इसका IUPAC नेम पूछा था, 2 पे क्या है मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, खत्म क्वेश्चन। फेलिंग सॉल्यूशन सीधा,
ए और बी दो टाइप के होते हैं, जल्दीबाजी में ये तो नहीं लगाया है रॉकेल सॉल्ट या फिर एल्कलाइन। एक्वस कॉपर सल्फेट जो होता है वो होता है, फिर दूसरा जो होता है वो रॉकेल सॉल्ट होता है, दोनों को मिलाते हैं CO2+ आयन रिलीज होता है। कोई मतलब नहीं है अभी इतना पढ़ाने का, आपको पढ़ाना नहीं है, पेपर सॉल्व कराना है। इमोशनल हो जाती हूँ मैं एक्चुअल में पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि आदत वही पड़ी हुई है ना। अब देखें, हालांकि जब मैंने आपको ये बना के दिया था कि आइसोथर्मल की स्पेसिफिक कंडीशन ये, एडियाबेटिक की ये है, बच्चे बोलते हैं मैम ये तो स्पेसिफिकली हमें आता ही आता है, पर एक्चुअल में क्या है, मुझे ऐसा लगता है बच्चे कुछ कंडीशंस थर्मोडायनेमिक्स में भूल जाते हैं, इसलिए मैंने एंड टाइम पे रिवीजन के हिसाब से क्या किया, सब लिख के दिया था। एडियाबेटिक के अंदर हमारे पास क्या है, हीट कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल के लिए आइसोकोरिक और आइसोबारिक इनकी कंडीशन क्या है, सीधा का सीधा स्टेटमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। हमारे पास में क्या है, आइसोबारिक है, कांस्टेंट प्रेशर हो गया हमारे पास में, टेम्परेचर, थर्मल ये तो नाम से भी पता पड़ते हैं, थर्मल बार, एटमॉस्फेयर, हीट, कोरिक, वॉल्यूम, सब नाम सीधे सीधे पता पड़ते हैं। तो ये हमारे पास में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो हमें इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। कोऑर्डिनेशन अगेन, वापस मेरा स्टार्टिंग का इनऑर्गेनिक का स्लॉट उठा के देखना, उसमें देखना मैंने आपको मेंशन किया था कोऑर्डिनेशन से इस बार कम से कम 3 क्वेश्चन बैठेंगे, और 3 क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके बैठे हैं। एक आपका ये शेप ज्योमेट्री का हो गया डायमैग्नेटिक, एक होमोलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक का था, इस तरह के क्वेश्चंस थे। यहाँ देखें मैंने पूरा मेथड आपको समझा के भेजा था, किस तरीके से यहाँ पर डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक निकालते हैं, यहाँ पर डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक निकालते हैं यहाँ पर, और कैसे हमारे पास में ज्योमेट्री निकालते हैं। यहाँ पर एसपीटी, यहाँ पर टेट्राहेड्रल, सब ज्योमेट्री शेप यहाँ पर बता के भेजा था। अब इस क्वेश्चन में क्या किया हमारे पास में, CONH3 होल 6 3+ है, कोबाल्ट 3+, साइंस टीचर मीना मन पे को 27 ट्रिक बताई हुई, 3d7 4s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 1 निकला, 3d6 बचा आपका। ग्राउंड स्टेट में जब 3d6 है हमारे पास में, तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास में ग्राउंड स्टेट की एग्जैक्टली कंडीशन हो गई इसके अंदर। अब देखो यहां पर क्या NH3 दिया था, NH3 मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मतलब यहां पर क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी। अगर पेयरिंग होगी तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, एक डब्बा में से ज्यादा बन गया है यहाँ पर, ये हमारे पास में क्या है, पेयरिंग हो जाएगी 3 3 6, यहाँ पर भी एक डब्बा ज्यादा बन गया, कोई ना। ये हमारे पास में कंडीशन थी। अब इसमें क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन इनका मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर अलग है। क्या ऑक्टाहेड्रल है, ये तो दिख ही रहा है 6 6, इसका मतलब निकलेगा तो भले ही sp3d2 हो या d2sp3 हो, ये स्टेटमेंट तो आपका सही है कि ऑक्टाहेड्रल है वो। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर, एक डाय एक पैरा है जी साहब, जो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंट वाला है वहां पेयरिंग हो जाती है, लेकिन इसी के अंदर वीक लिगेंट है तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पर चारों अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही था आपका और सेकंड स्टेटमेंट भी सही था, ये आपका आंसर। ऑन हीटिंग, ये वापस वीडियो देख के आए तो भाई बहुत मजा आया होगा अगर आपने सीरियसली वन शॉट देखा तो, क्योंकि वापस मैंने, हालांकि रटने का टॉपिक था, मैंने कहा था आप खुद भी पढ़ के जा सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे के पास में इकट्ठा नहीं लिखा हुआ हो, तो मैंने आपको ये पॉइंट स्पेशली यहाँ पर लिखा के भेजा था। सब्लिमेशन जो होता है उसके अंदर सॉलिड जो होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट लिक्विड स्टेट में चेंज किया, एज इट इज स्टेटमेंट आया, सम सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड वेपर फेज विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, एज इट इज स्टेटमेंट था, कोई चेंज नहीं, सीधा सब्लिमेशन टिक मार के आना था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वापस कन्वर्जन के ऊपर, इसका भी बेटा ट्रिक बता के भेजा था, अगर याद रहा फटाफट से याद रहा तो फिर हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को भी करके आ पाए होंगे। ऑर्गेनिक के अंदर ये बेसिकली क्या है, हमारे पास में ऑक्सीडेशन है, ओजोनोलाइसिस है, इन सबसे मिक्स करके क्वेश्चन आया, ये फ्रीडल क्राफ्ट का भी आ गया, साथ में ऑक्सीडेशन भी आ गया, ये हमारे पास। अब देखो यहाँ पर देख लो ओजोनोलाइसिस, O3Zn H2O, मैंने सब कुछ तो समझाया था, लेकिन एंड में क्या बोला था, ट्रिक बताया था, डबल बॉन्ड जहां दिखे काटो, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दो, काटो दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दो, यही करना था यहाँ पर, काटो दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाना था, इसके 2 मोल मिल जाएंगे, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, सीधा फर्स्ट का आंसर 4th हो गया।
ऐसे ही नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने आगे सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको ऑक्सीडेशन में बता रखे हैं इसके अंदर। जैसे सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है अगर हमारे पास में, तो वो क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड, जॉन्स रिएजेंट्स या पीसीसी, कॉपर 573, इनकी प्रेजेंस के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये दिख रहा है CrO3 CrO3, ये सीधा सीधा दिख रहा था मैं, अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल CrO3, खत्म। फिर उसके बाद में 1 मिनट पहले हम देखते हैं आगे क्यों मेहनत करें, हम पहले 2 ऑप्शन से मिला लेते हैं फटाफट। अगर हमारे पास में ए का आंसर है फोर्थ, ए का आंसर फोर्थ, इसमें भी है और इसमें भी है, और सी का आंसर है सेकंड, नहीं है, सी सीधा आंसर हो गया थर्ड, तो हमारे पास में थर्ड आंसर है आपका इसमें, तो हमारे पास में ये नेक्स्ट हो गया। ए बी के सी की वैल्यू गिवन है, द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज दिस। केसी क्यूसी अगेन एक इजी क्वेश्चन था, यहाँ पर हमने केसी और क्यूसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि रिएक्शन फॉरवर्ड में कब जाती है, एक बैकवर्ड में कब आती है, या तो गिब्स फ्री एनर्जी से निकाल लेते हैं हम, या फिर क्यूसी केसी से निकाल लेते हैं। अब देखो क्यूसी तो चेंज होगा नहीं, केसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी थी, 4 × 10⁻³ लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया, कंपोजिशन रिएक्शन मिक्सचर के अंदर दे रखा है अगर, तो यहाँ पर क्यूसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ सी, बी और ए, तीनों की वैल्यू दे रखी थी 2 × 10⁻³ कंसंट्रेशन ऑफ बी अगेन 2 × 10⁻³ अपॉन ए का कितना है, ये ही सेम है 2 × 10⁻³ का स्क्वायर। मतलब कैलकुलेशन तो क्वेश्चन में थी नहीं, ये तो आपसे कॉन्सेप्ट चेक कर रहे थे कि आपको ये पता है कि क्यूसी की वैल्यू कम होने पे क्या होता है, ज्यादा होने पे क्या होता है। यहाँ पर क्यूसी की वैल्यू आ रही है आपकी 1 और केसी की वैल्यू है 4 × 10⁻³ अगर क्यूसी की वैल्यू देखें साफ साफ लिखा हुआ है, क्यूसी की वैल्यू अगर ज्यादा है केसी के कंपेयर में, तो रिएक्शन क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। मैंने बोला था ऐसा न्यूमेरिकल सेट आउट क्या जाएगा, और सेम कंडीशन बता के मैंने इसी पैटर्न का क्वेश्चन आगे बोल के बता रखा है। यहाँ पर ये ग्रीन निशान दिख रहा है आपको, बैकवर्ड डायरेक्शन, हम ढूंढ ले बैकवर्ड डायरेक्शन, ये रहा आपका बैकवर्ड डायरेक्शन। कुछ भी नहीं छुड़ाया था, मुझे ऐसा लग रहा है पेपर देखने के बाद आपको सब कुछ पैकेट में दिया था, अब आप पे डिपेंड करता है आप उसे कैसे पेपर में उतार के आए हैं। अब देखिए बेटा, इन 1 शॉट्स के बाद में मेरे पास कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मैम आप ऑनलाइन हमारे पास में बैचेस स्टार्ट कर दीजिए, कुछ बच्चे हैं जो कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों की ऐसी डिमांड है कि आप लोग ऑनलाइन कोर्स चाहते हैं, या स्पेशली अगर आप कोटा में हैं तो ऑफलाइन क्लासेस चलती है मेरी, ऑफलाइन मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है कैटलाइजर इंस्टीट्यूट के नाम से, मैं 14 साल से केमिस्ट्री में यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। मैंने अभी ही ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू किया है। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर ये है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तो आप कोटा में हैं तो आके कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप कोटा में नहीं है तो ऑनलाइन अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज यहाँ कमेंट कीजिए, हम उसके अकॉर्डिंग आगे का प्रोसेस करते हैं। हमारे ऑफलाइन बैचेस तो स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर द पेरियर ऑफ लेंथेनॉइड आयन इज दिस, हमें वापस डायमैग्नेटिक का क्वेश्चन बताइए, थोड़ी देर पहले तो आया था वापस आ गया। डायमैग्नेटिक अगर पूछा गया है यहाँ पर, इसका मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे Ce4+, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, Xenon 4f1 5d1 6s2, एक्सेप्शन ही है इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, चारों की चारों इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये तो फुलफिल्ड है, ये आंसर तो सही है। YB 70 नंबर, इसका मतलब ये क्या हो गया, Xenon then 56 4f14 and 5 6s2, ये कॉन्फ़िगरेशन, और चार्ज कितना है इस पे +2 है, +2, ये भी फुलफिल्ड, आंसर फर्स्ट ही हो गया, सेकंड पे हमें आने की जरूरत ही नहीं थी। अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन, और ग्रीन पेन से सजा के मैंने आपको लिखा था, मतलब मेरे को मेरा 1 शॉट खुद को ही याद हो गया, अब तो ऐसा लग रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक बहुत बेसिक पॉइंट बताया था, अगर सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे CN6 से सेम टाइप के, आप अगर आप वॉइस सुनेंगे वहां पर बोल रखा है मैंने, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक ही टाइप का लिगेंड हो, हेट्रोलैप्टिक क्या होता है, 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड हो। यहाँ पर क्या बोला था, NH3 इज अ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, एक टाइप का लिगेंड है, सही बात है। यहाँ पर NH3 और Cl2 अलग अलग टाइप के लिगेंड है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हेट्रोलैप्टिक, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है। होमो हैज ओनली 1 काइंड ऑफ लिगेंड, एक तरह का लिगेंड, ये भी सही है, और यहाँ पर 1 काइंड के लिगेंड हैज मोर देन 1 काइंड ऑफ लिगेंड, ये भी सही है, सब कुछ सही है, फर्स्ट सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है।
ये आपका क्वेश्चन है, मास इन कॉपर सल्फेट डिपॉजिटेड बाय पैसिंग, हाँ ठीक है, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। यहाँ देखिए मास इन ग्राम्स डिपॉजिटेड, W इक्वल टू ZIT, सीधा लगा दो। हमें अमाउंट डिपॉजिटेड पूछा था यहाँ कॉपर का, करंट दे रखा है यहाँ 9.6487, मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ सीधा सीधा विद थ्रू अ वोल्ट मीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर, टाइम भी दे दिया है यहाँ 100 सेकंड, और मोलर मास दे रखा है हमारे पास में 63। Z क्या होता है E/96500, मोलर मास की वैल्यू रख दो यहाँ पर 63। इलेक्ट्रोड का लेके चलते हैं यहाँ पर, मैंने बता रखा है यहाँ पर Z की वैल्यू जो है यहाँ पर हमने मेंशन कर रखी है। अब देखो इसके अंदर क्या है हमारे पास में, एन फैक्टर क्या हो जाएगा, वैलेंसी क्या क्या दे रखा है कॉपर सल्फेट, मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 हो गई, और हमें क्या निकाला है ZIT सब कुछ, और अपॉन 96500 कूलम लेते हैं 1 फैराडे की जगह पर, यहां मेंशन किया था आपको ये वैल्यू लेके चलनी थी 96487, आपको ये वैल्यू लेके चलनी थी क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर हमारे पास W की वैल्यू जब निकालनी है, हम 0 सॉल्व कर ले, 1 2 3 4, आपके 2 0 तो ये कैंसिल हो ही गए आपके, ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, ये आपका हो रहा है 31.5 अपॉन 100, मतलब 0.31, आपका 0.315 जो हो गया वो यहाँ पर आंसर हो गया केमिनोफोर। ये हमारे पास में ऑक्सीडेशन है एल्कीन का बेयर्स रिएजेंट, अगर हम कोल्ड या केमिनोफोर, दो हमारे पास कंडीशन होती है, डाइल्यूट और हमारे पास में कंसंट्रेटेड। अगर कंसंट्रेटेड की प्रेजेंस में ले रहे हैं तो ये क्या होता है हमारे पास में, कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शंस एसिड, ये रहा सीधा सीधा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अगेन यहां मैं आपको बताऊंगी, मैंने इसकी प्रिपरेशन पढ़ाई, लेकिन साइड प्रोडक्ट्स आपको खुद को निकालने थे। साइड प्रोडक्ट्स निकालना बहुत आसान था, यहाँ पर अल्कोहल है, अगर 3 मोल है इसका मतलब हमारे पास में क्या निकलेगा साइड में, H3PO3 तो निकलना ही निकलना है, क्योंकि H3 हमें बैलेंसिंग में दिख ही रहा था, तो यहाँ पर H3PO3 तो इन दोनों में से ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या POCl3 क्यों निकलता है, क्योंकि जैसे ROH है तो PCl5 जब हम ब्रेक करते हैं, एक RCl यहाँ से निकला, Cl यहाँ से निकला, तो 3 क्लोरीन बचे हुए जो होते हैं आपके, ये POCl3 निकाल देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास आंसर क्या हो गया, सीधा का सीधा यहाँ से ये हो गया। द रेट ऑफ रिएक्शन, वापस 3 क्वेश्चन आरएनएस इक्वेशन के, एक ग्राफ का किया हमने, एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था कि एक्टिवेशन एनर्जी किस किस पे डिपेंड करती है, तीसरा क्वेश्चन वापस ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रेपल्स मतलब K2 is 4 times of K1, R2 is 4 times of R1, सिमिलरली वो क्वेश्चन हो गया हमारे पास में, चेंजेस फॉर 27 to 57 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 27 प्लस 273 हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 7 8 9 10 सॉरी 300, और ये हमारे पास 57.273 कन्वर्ट करके हमेशा क्वेश्चन के अंदर लेते हैं, ये हमारे पास में हो गया 330। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी थी हमें, तो फॉर्मूला क्या था, log K2 सामने दिख रहा है, K2 अपॉन K1 EA 2.303, सीधा का सीधा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, K2 है, K2 की जगह 4 ऑफ K1 रख दें हम यहाँ पर, मैं सीधा रख देती हूँ 4 ऑफ K1 अपॉन K1, तो K1 से K1 कैंसिल, log 4 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे ही रखी थी, आगे यहाँ पर EA है इंटू 2.303, इवन आपको इतनी भी तकलीफ नहीं करनी थी, R की वैल्यू भी दे दी, दिमाग ही नहीं लगाना कि 0.0821 लेना है या फिर क्या लेना है, यहाँ 8.314 इज इक्वल टू EA, और यहाँ पर T1 T2 ये कैलकुलेशन थी आपकी, माइनस करते हैं तो ये क्या हो गया आपका 30/330 इंटू 300, कैलकुलेट कर लेना बेटा इसको, यहाँ पर जो हमारे पास में वैल्यू जो कैलकुलेट करने पाएगी वो आएगी आपकी 38.04 किलोजूल पर मोल, डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज। अभी देखो यहाँ पर जो मैंने ये मेंशन किया था ना, आप है ना वीडियो पॉज करके थोड़ी सा आगे की लाइन सुनना, एक स्टेटमेंट दे रखा है, इस बार फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन नहीं आया तो 100% इससे न्यूमेरिकल आएगा, आपका सीधा न्यूमेरिकल उठ के आ गया यहाँ से। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट, ठीक है ओके, फेरस एमोनियम सल्फेट, फॉर्मूला याद है, फेरस आ रहा है FeSO4, एमोनियम सल्फेट NH4SO4, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलाइसिस ऑफ Fe2+, Fe2+ को हमें कन्वर्ट करना है,
तो हमें HCl तो डालना नहीं होगा, बनाना क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट, मतलब सल्फेट तो होना ही चाहिए, या तो डाइल्यूट या फिर सल्फ्यूरिक। अगर कंसंट्रेटेड हमारे पास में, सॉरी कंसंट्रेटेड ले लेंगे तो वो Fe2+ को 3+ में ऑक्सीडाइज कर देगा, तो हमारे पास में क्या होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर यूज करेंगे, PbR3 डायरेक्ट। ये क्या है हमारे पास में, नेम जो चैप्टर्स पढ़ते हैं, अल्कोहल की जो स्पेसिफिक रिएक्शन है, अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड के अंदर पढ़ाई हुई रिएक्शन है। यहाँ पर ये बताई थी कि RCl PCl3 PbR3 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा केवल। तो ये तो दिख ही रहा है हमें दो ऑप्शन में, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। अब ये अल्कोहलिक बेस जो एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने इसी में रिएक्शन मैकेनिज्म में GOC में ही करा रखी है, यहाँ पर वहां पर बताया था, अगर हमारे पास जैसे OH है, यहाँ पर क्या आ गया, Br आ गया, Br आ गया और CH3, ये तो है ही। अब अल्कोहलिक बेस अगर हमारे पास में दे रखा है क्वेश्चन में, अल्कोहलिक बेस होता है तो क्या करता है, एलिमिनेशन में जाएगी रिएक्शन, अल्फा कार्बन से हमारे पास में क्या होगा, X निकलता है, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, या तो यहां से निकलेगा या यहां से निकलेगा। अब जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा वो प्रोडक्ट होगा, आंसर तो इन दोनों में से ही है। यहां डबल बॉन्ड है तो 2 2 4, केवल 4 हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन अगर डबल बॉन्ड यहाँ CH3 3 2 2, मतलब ये क्या हो गया, 2 2 4 5 6 7 7 हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल एल्कीन, तो आंसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन, यहाँ भी मैंने एक स्टेटमेंट वापस बोला था, इस बार हो सकता है ऑस्मोटिक प्रेशर का ही न्यूमेरिकल आ जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पाई इज इक्वल टू CRT लगाना था हमें सीधा, हमारे पास CRT, पाई बाय C की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है सारा, पाई इज इक्वल टू CRT, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। पाई बाय C की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर दे रखी थी। अब क्वेश्चन में क्या बोला, वैल्यू क्या थी दे रखी, स्लोप की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में यहाँ पर इसकी 25.73 लीटर पर बार, और हमें R की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पर 0.083 इज इक्वल टू टेम्परेचर। बस इतना सा करना था। अब इसमें बच्चे बहुत गलत करिए है, क्यों करिए है, एक तो आंसर जैसे आता है ना क्वेश्चन में खुश हो जाते हैं बच्चे। यहाँ पर गलती क्या कर दी आप लोगों ने कि जैसे ही इसे सॉल्व किया, तो क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर जो है वो केल्विन में आएगा, तो हमारा आंसर जो आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा था, आप लोगों का आंसर जो आ रहा था वो इसे सॉल्व करने पे 310 आ रहा था, हमने सीधे डिग्री सेल्सियस को जाके टिक कर दिया, जबकि ये नहीं करना था, हमें डिग्री सेल्सियस में आंसर पूछा था। इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर केल्विन में आंसर आता है आपका, केल्विन में आंसर आता है तो 310 माइनस ये 273 आपको यहाँ पर करना था, इसे माइनस करोगे आपका 37 डिग्री सेल्सियस था आंसर, फर्स्ट आंसर होगा। तो हो सकता है मैक्सिमम बच्चों के यहाँ पर नेगेटिव हो। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ओजोन के नहीं होते, मैंने मेंशन कर रखे हैं, दोनों पॉइंट आपको बता रखे हैं यहाँ पर, एक डायपोल मूवमेंट के 2 पॉइंट्स है, एक रेजोनेंस के 2 पॉइंट है। यहाँ रेजोनेंस में देखो मैंने स्पेसिफिकली यही एग्जांपल बना रखा है जो आपका सही आंसर था। इसमें 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर CO3 2- के बनते, 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर इसके बनते, आंसर सीधा 4 था। बाकी मैंने ये भी एक्सप्लेन कर रखा है, डायपोल मूवमेंट में आपके थोड़ा सा आगे डायपोल मूवमेंट पढ़ाया था, अगर कोई भी सेंट्रल एटम जिसका सराउंडिंग एटम सेम होता है, उसमें कोई लोन पेयर नहीं होता, तो उसका डायपोल मूवमेंट हमेशा 0 आता है या नॉन जीरो होता है। ये गलत था, NF3 का ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वेक्टर सम की वैल्यू जो होती है NH3 की यहाँ पर हमारे पास ज्यादा आती है, और ओजोन के जो है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपके 2 ही बनते, 3 नहीं बनते। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था यहाँ से, जो यहाँ पर बता के भेजा गया था आपको। ये फिर आपका आ गया SN1 SN2 पे क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद हो तो मैंने बताया था RX की जब NaCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, RCN बनता है, यहाँ पर साइनाइड बनता है, इतना सबको याद है। ये मैंने SN1 और SN2 जब NSR पढ़ाया था मैकेनिज्म में, तो उसमें एग्जांपल में यहाँ पर बता रखा है, KCN के साथ RX की रिएक्शन करा रहे, K की जगह कोई भी यहाँ पर हमारे पास में हो सकता था, तो सोडियम भी ले सकते थे, NaCN के साथ रिएक्शन कराई RCN, इतना तो बन गया। अब जो सेकंड हमारे पास में हाइड्रोलाइसिस, जब हम साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, पानी डालते हैं, अमाइंस वाले चैप्टर में मैंने जो ऑर्गेनिक का सेकंड वन शॉट है उसमें अमाइंस वाले चैप्टर में मेंशन कर रखा है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये क्या है,
अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बता रखी है उसी लेक्चर में, उसी के आगे पॉइंट वाइज बताया था, अगर कभी भी कार्बन कम हो जाते हैं इसका मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, Br2NaOH दे रखा है, इसका मतलब कार्बन कम वाला प्रोडक्ट ढूंढना शुरू करते हैं। 3 और यहां पर CN अटैक करके आके मैं प्रॉपर्ली कर देती हूँ, CH3CH2CN ट्रिपल बॉन्ड हुआ। फिर उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस कराया, इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, CONH2 हो गया। यहां पर हमारे पास में हाइड्रोलाइसिस कराया NH2। अब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की कंडीशन है Br2 और NaOH, मतलब एक कार्बन कम का प्रोडक्ट ढूंढना था, एक कार्बन कम का प्रोडक्ट ढूंढना था, मतलब प्रोपेनमाइन हमारे पास में, प्रोपेनमाइन प्रोपाइलमाइन, ये रहा ऑप्शन, खत्म। ये डायरेक्ट याद करने का क्वेश्चन था आपका सॉल्ट एनालिसिस का, जो है सॉल्ट कौन से ग्रुप से कौन सा पीरियड बिलोंग करता है, तो ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये थर्ड हो गया, ये आपका यहाँ पर सेकंड हो गया, ये फोर्थ हो गया, तो ये आपका ऑर्डर बेस सीधा का सीधा क्वेश्चन था। वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन फॉर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हमने अलग अलग सारे कंडीशंस पढ़ के गए थे कि किस केस में क्या लगेगा। वर्क डन निकालना है, आइसोथर्मल एक्सपांशन फॉर वर्क डन। वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा -2.303, आइसोथर्मल कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा -2.303 NR। यहाँ पर क्या है, प्रेशर वेरी कर रहा था, तो लॉग हम वॉल्यूम न लेके क्या चलेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, ये क्या हो जाएगा 20/10। अब बताओ यहां पर हमारे पास में क्या है, R की वैल्यू दे रखी है 2, NRT हमारे पास में T, ये हमारे पास में था PV इज इक्वल टू यहां पर 2.303। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ माइनस, एक मिनट मैं सॉल्यूशन कर क्यों रही हूँ, एक ही तो नेगेटिव में आंसर था, हम क्यों कर रहे थे क्वेश्चन, ऐसे करते पेपर में क्वेश्चन, हम टाइम पास नहीं करते पेपर में, कर लेना बाकी कैलकुलेशन आ जाएगा आंसर तो। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये एक अच्छा क्वेश्चन था पेपर का, पूरे पेपर में एक ही ढंग का क्वेश्चन था जो आपका टाइम टेकिंग था, कैलकुलेशन था, बट ये क्वेश्चन आपका लास्ट के 15 क्वेश्चंस में था, तो आपके पास ऑप्शन था इस क्वेश्चन को छोड़ने का, आपके पास में था ये पॉसिबिलिटी कि आप ये क्वेश्चन छोड़ देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी हम देख लेते हैं। कंसंट्रेशन हमारे पास में बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, एक तो कैलकुलेशन बहुत थी इसमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके मोल दे दिया, यहाँ पर कंसंट्रेशंस दे दी हमारे पास, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। क्या क्या दे रखा है यहाँ, 2NO ये कन्वर्ट हो रहा है N2 + O2 में, पहले तो हम Kc की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, Kc N2 के लिए कितना है 3 × 10⁻³ फिर यहाँ पर O2 के लिए है 4.2 × 10⁻³ अपॉन यहाँ पर NO, नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए 2.8 × 10⁻³ का स्क्वायर, इतना सॉल्व करना था ये, ठीक है। Kc की वैल्यू ये आपने ओवरऑल मैं सॉल्व कर चुकी हूँ एक बार के लिए, ये 0.160 आपकी यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब Kc की जो वैल्यू आई, अब दूसरा क्या है 0.1 मोल हमारे पास में क्लोज वेसल में ले रखा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसी में हमें सेकंड भी चीज लगानी थी कि N2 है O2 है, स्टार्टिंग में जैसे अगर हम बोलते हैं इसके अगर हमारे पास में 1 मोल है, इसकी 0 है, इसकी 0 है, तो एक टाइम बाद में क्या है इसके C मान लें, क्योंकि हमें यही तो नहीं पता यहाँ पर क्या है, ये क्या हो गया C -2 अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा, C की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर 0.1 दे रखी है, इसकी वैल्यू पुट करनी थी, Kc की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास में क्या हो गया यहाँ पर C, वो तो कट ही जाएगा, वो भी मत करो, बिना उसके भी सॉल्व हो रहा था क्वेश्चन, तो ये क्या हो गया C -2 अल्फा का स्क्वायर, ये हमारे पास में, इसको पूरा सॉल्व कर लोगे Kc की वैल्यू यहाँ पुट करके, तो अल्फा की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर, और इसका आंसर है आपका 0.717। एम्पेरिकल फॉर्मूला, बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट मैंने छुड़वाया नहीं था, पर आपको मैंने कहा था केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि बहुत बेस के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके आते हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट पेज पे ही मोल कॉन्सेप्ट में एम्पेरिकल फॉर्मूले का रिवीजन करा के भेजा था। देखिए मैंने आपको पूरा मेथड बता के भेजा था कि अगर मोल दे रखे, परसेंट दे रखे, कैसे मोल निकालते हैं, एक बार फटाफट फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। ए का हमारे पास में कितना दे रखा है 32% में दे रखा, मतलब इतना इतना ग्राम प्रेजेंट है, इसका मोलर मास भी दे रखा है अपॉन 64,
ऐसे बी का कितना है 20, तो बचा हुआ हमारे पास में कितना हो गया, सी का जो है हमारे पास में 32 प्लस 20 आपका 52 माइनस 48 सी का हो गया आपका, ये हमारे पास में सी का हो गया। आगे क्या बोला, बी का हमारे पास में 40 है और यहाँ पर 48/32, ये हमारे पास में क्या है, तीनों हमारे पास वेट बाय मॉल। सबसे पहले क्या निकालते हैं, मोल निकालते हैं, तो ये मोल क्या हो गया 0.5, 1/2, ये भी 1/2, ये भी क्या हो गया 0.5 हो गया, और उसके बाद में ये क्या हो गया उल्टा 1.5 हो गया। तो ये हमारे पास में क्या है, तीनों हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब इस पूरे को हम क्या करें, फ्रैक्शन में तो कभी अभी आंसर होता नहीं है, जब भी फ्रैक्शन आ रहा हो मैंने बोला था आपको कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना उठा के। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका 1, ये 1 और ये आपका हो गया 3, तो मतलब क्या आंसर हो गया आपका ABC3। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये, ABC3, ये आपका यहाँ पर आंसर डन। तो ऑल ओवर आपके शायद तक 100 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका था केमिस्ट्री का पेपर बच्चों। यहाँ पर मैंने जो वन शॉट्स आपको दिए, हालांकि ये मेरे पहले वन शॉट्स थे, पढ़ा मैं बहुत टाइम से रही हूँ, 14 ईयर्स से पढ़ा रही हूँ, लेकिन अब डिजिटाइजेशन का जो टाइम आ गया है, बच्चों की जो डिमांड आ गई है ऑल ओवर इंडिया में, जहां पर भी बच्चे बैठे हैं वो सोचते हैं घर पे बैठ के रास्ते में कहीं पर भी क्विक रिवीजन हो जाए, फोन आपके सबके सामने होते हैं। तो डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एंड टाइम पे ये स्टार्ट किया था। नेक्स्ट ईयर में और भी परफेक्शन के साथ में और भी अच्छी तैयारी के साथ में आपके लिए इससे भी बेटर वन शॉट्स लाऊंगी। ये मेरी बिना तैयारी के वन शॉट्स थे, उसमें अगर ये हाल है तो आप सोचिए मैं पूरी साल अगर आपके साथ में मेहनत करती हूँ, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप मेरे साथ कितनी मेहनत करते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप उसे कितना पढ़ रहे हो, कितना एब्जॉर्ब कर रहे हो। बच्चे चाहते तो इनमें से बहुत कुछ एब्जॉर्ब करके पेपर में उतार के आ सकते थे। तो बेटा पहली चीज तो जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ है, आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट देम, उनका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपका 14 जून को आपका रिजल्ट आ रहा है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा दिन होगा वो। और जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो नीट वालों को स्पेशली घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप लेते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। नीट वाले बच्चे ड्रॉप लेने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। अगर आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल है या किसी रीजन की वजह से आप नहीं पढ़े हैं, तो आपके साथ में यहाँ कोई डेड एंड बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूरी एनर्जी के साथ में नए तरीके से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। आपकी इस शुरुआत में कैटलाइजर इंस्टीट्यूट आपके साथ है, हम आपके साथ में पूरी तरीके से मेहनत करेंगी, लेकिन आप में वो जज्बा होना चाहिए कि आप दोबारा सब कुछ भूल भुला के वापस से स्टार्ट करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। मिलते रहेंगे हम और भी वीडियोस में, मजे करिए।